Okay, so we have to do basic versus applied psychology. अब बेसिक वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी वैसे एनसीईआरटी रिमूव कर चुका है, बट मैं अपने नोट से नहीं हटाती हूँ क्योंकि बहुत सारे स्कूल उसको दे देते हैं। तो वैसे भी तुम्हें अगर आगे साइकोलॉजी परस्यू करनी है तो तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, तो अगर हम डिफरेंशिएशन देखें जो यूजुअली 3 से 4 नंबर का डिफरेंशिएशन आता है, तो जो डेफिनेशन है वो बेसिक साइकोलॉजी की ये है दैट इट इज अ थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। मतलब हम इसमें ज्यादातर थ्योरीज पर फोकस करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करें तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। हम जितनी भी चीजें हम साइकोलॉजी की समझते हैं हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड पे या फिर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में। दिस इज व्हाट अप्लाइड साइकोलॉजी टीचेस अस। देन अगर हम पर्पस देखें तो जो बेसिक साइकोलॉजी का पर्पस है वो है टू एक्सपैंड द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस एंड कॉग्निशन। तो बेसिकली क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं कॉग्निशन के पीछे, मोटिवेशन के पीछे, इमोशन के पीछे, इस पे अगर हम नॉलेज एक्सपैंड कर सकें अपनी, यानी कि हम और ज्यादा रिसर्चेस कर सकें और सारी थ्योरीज लेकर आ सकें ताकि हम और अच्छे तरीके से इस चीज को समझ सकें। ऑन दी अदर हैंड जो अप्लाइड साइकोलॉजी है वो इट यूजेस साइकोलॉजिकल रिसर्च टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज इन वेरियस फील्ड्स। अब जितनी भी साइकोलॉजिकल रिसर्चेस जो हम पढ़ रहे हैं वो हम जो है यूज कर सके एक नॉर्मली, मतलब एक इंसान को बेटर समझने में, अपने एनवायरनमेंट को बेटर समझने में, और कैसे उस चीज को हम अप्लाई करके वेरियस फील्ड्स में चीजें समझ सकते हैं। तो अगर मुझे समझ में आ गया है कि बच्चों का कॉग्निटिव एबिलिटीज एक पर्टिकुलर एज में किस तरीके से फंक्शन करती हैं, तो कल को जो मैं अपनी पॉलिसीज बनाऊंगी एजुकेशन में वो मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी। राइट, तो हमने क्या किया, अप्लाइड साइकोलॉजी में जो भी हमने कॉग्निशन, इमोशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको हम नेचुरल लाइफ में, एनवायरनमेंट में अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम और जो लाइफ है लोगों की वेलबींग जो है वो बेटर कर सकें। ठीक है, देन अगर हम फोकस देखें तो जो फोकस होता है बेसिक साइकोलॉजी का वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे होता है, जैसे मेमोरी, परसेप्शन, लर्निंग और मोटिवेशन। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को हम और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं इन बेसिक साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी में ऑन द अदर हैंड यही सारी चीजों की जो इंफॉर्मेशन है वो हम हेल्थ केयर सेंटर में, एजुकेशन में, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मेथड जो हम यूज करते हैं इन बेसिक साइकोलॉजी। उसमें होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस होती हैं, लैब स्टडीज होती हैं और थ्योरेटिकल मॉडल्स होते हैं, मतलब इट इज मोर रिसर्च बेस्ड। ऑन दी अदर हैंड जो अप्लाइड साइकोलॉजी है उसमें हम केस स्टडीज पर ज्यादा फोकस करते हैं और अप्लाइड इंटरवेंशंस, मतलब हम जैसे अगर सपोज मुझे पता है कि एंजाइटी क्या है, अब एंजाइटी कंट्रोल कैसे करनी है, अगर एक इंसान को एंजाइटी अटैक आ गया है तो मैं क्या उसे बता दूं कि वो उस टाइम पे अपना एंजाइटी अटैक कंट्रोल कर ले, या मैं दूसरों को बता दूं कि किसी और को अगर एंजाइटी अटैक आ रहा हो तो आपको कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक एप्लीकेबल इंटरवेंशन है कि हम आपको कुछ टेक्निक्स बता सकते हैं, ग्राउंडिंग टेक्निक्स बता सकते हैं। तो ये हमने कहाँ से सीखा है, ये हमने अप्लाइड साइकोलॉजी में सीखा है ताकि आप उसको रियल लाइफ में जो है अप्लाई कर सको। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स। अगर हम लें तो ऑलरेडी हम कवर भी करते आ रहे हैं, बट जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ये सारे के सारे बेसिक साइकोलॉजी के एग्जाम्पल्स हैं। ऑन द अदर हैंड जहां पर हम अपनी साइकोलॉजी की जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, वो अप्लाई करते हैं वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। तो जो भी हम सीख रहे हैं वो हम आगे हेल्प कर रहे हैं लोगों को, दैट कम्स अंडर अप्लाइड साइकोलॉजी। आउटकम अगर हम देखें कि बेसिक साइकोलॉजी का आउटकम क्या निकलता है और अप्लाइड साइकोलॉजी का क्या आउटकम निकलता है, तो बेसिक साइकोलॉजी में हम थ्योरीज बनाते हैं और सारे प्रिंसिपल्स बेसिकली और कितना एडवांस कर सकते हैं हम साइकोलॉजिकल साइंस को, वो हम बेसिक साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम अप्लाइड साइकोलॉजी में देखें तो जितना भी हमारा साइकोलॉजिकल नॉलेज है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम इंप्लीमेंट करते हैं एंड कहीं ना कहीं डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड एंड बेसिक साइकोलॉजी। अब वो तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, अगर तुम्हारे स्कूल में आ रहा है तो तुम पढ़ लो, बट अगर तुम्हारे स्कूल में नहीं आ रहा है, तुम्हारी टीचर ने नहीं करवाया, देन यू कैन स्किप दिस पार्ट। मैं टेस्ट में दूंगी क्योंकि मुझे तो अगेन हर किसी को वो इवेलुएट करना ही है, बट अगर तुम्हारे स्कूल वालों ने कवर नहीं कर रखा होगा तो मैं तुम्हें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इवेलुएट नहीं करूंगी। नेक्स्ट जो है साइकोलॉजी एंड अदर डिसिप्लिन्स। अब कोई भी डिसिप्लिन जो है जो लोगों से डील करता है या फिर कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की नॉलेज को रेलिवेंट समझता है, हम उन सारे डिसिप्लिन के साथ में कोलैबोरेट करते हैं और कोलैबोरेट करके जो है चीजों को आगे हम अपनी नॉलेज को आगे एक्सपैंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो मेन टास्क रहेगा तुम्हारा एज अ स्टूडेंट वो ये रहेगा कि तुम्हें ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी और डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी में क्लियरली डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए। ब्रांचेस आर द फील्ड्स, क्योंकि जो साइकोलॉजी है वो बहुत वास्ट है, तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ऑफ एरियाज या एरियाज है जिसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। डिसिप्लिन क्या है, और डिसिप्लिन जिनके साथ में हम कोलैबोरेट करके वेलबींग को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अंडरस्टैंड द मेजर डिफरेंस, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि आपको सिचुएशन दे दी गई है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बोला है कि ओके आइडेंटिफाई द ब्रांच और आइडेंटिफाई द डिसिप्लिन। तो जो मेन कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि ये ब्रांच कौन सी थी और ये डिसिप्लिन कौन सा था। तो इसलिए जब पढ़ने बैठोगे तो बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करना। ठीक है। सो जितने भी ऐसे डिसिप्लिन हैं जो कि साइकोलॉजी को रेलिवेंट मानते हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। इसके अलावा हम भी यही मानते हैं कि एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन जो है वो लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जितने भी और डिसिप्लिन हैं जो कि साइकोलॉजी में मानते हैं या पीपल के साथ में डील कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ में डील कर रहे हैं, हम उनकी डेवलपमेंट को, हम उनकी नॉलेज को एक्नॉलेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। अब ये जो ट्रेंड है इससे इमर्जेंस हुई है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। रिसर्चर्स और जो स्कॉलर्स होते हैं साइंस और सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज में, उनको कहीं ना कहीं साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस का पता चला है एज अ डिसिप्लिन, कि वो कितनी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अब जब हम ब्रेन को और बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो साइकोलॉजी जो है अपनी नॉलेज शेयर करता है फॉर न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, मेडिसिन एंड कंप्यूटर साइंस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बाकी डिसिप्लिन के लिए भी ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। अब जब हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उसके मीनिंग में या उसके ग्रोथ में या उसके डेवलपमेंट में, साइंस में या इकोनॉमिक्स में, तो अगेन हम कहीं ना कहीं साइंस को भी हेल्प कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स को भी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि किसी के पास इकोनॉमिक्स है, किसी के पास इकोनॉमिक्स नहीं है, ओके। कि बेसिकली इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कंज्यूमर बिहेवियर, एक वन ऑफ द थिंग दैट वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर की कौन सा कंज्यूमर कौन से प्रोडक्ट को पसंद कर रहा है और उसकी डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। ठीक है। अब ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो कौन समझाता है, ये साइकोलॉजी ही समझाती है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं जब हम ग्रोथ को पढ़ते हैं, डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में। जब हम बात कर रहे हैं माइंड की और बिहेवियर की, तो हम न्यूरोलॉजी को हेल्प कर रहे हैं, फिजियोलॉजी को हेल्प कर रहे हैं और बायोलॉजी को हेल्प कर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक दूसरे की हम हेल्प कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन। ठीक है। अब जब हम मेंटल एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे जो है हमने लिटरेरी टेक्स्ट का क्रिएशन किया है, म्यूजिक का, ड्रामा का, इन सारी चीजों का जो है हमने एक क्रिएशन किया है, जिससे लिटरेचर, आर्ट और म्यूजिक जो है हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं। अब जैसे तुम आगे जैसे जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन समझाऊंगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में जो रिसर्च करी है वो साइकोलॉजी के लोगों को भी हेल्प कर रही है और उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को भी हेल्प कर रही है। तो वी आर वर्किंग विद वेरियस डिसिप्लिन हैंड इन हैंड। ठीक है। अब कौन कौन से डिसिप्लिन हैं जो कि साइकोलॉजी के साथ में लिंक्ड हैं? सबसे पहला ऑफ कोर्स फिलॉसफी, क्योंकि
जो साइकोलॉजी है वो फिलॉसफी से ही निकला है, तो सबसे पहला हैड टू बी फिलॉसफी। तो पहले जितने भी चीजें हम साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, चाहे वो माइंड, बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस कुछ भी हो, ये पहले फिलॉसफी का पार्ट हुआ करते थे। बट जब साइंटिफिक डिसिप्लिन, बेसिकली फिलॉसफी में ये होता था कि सब्जेक्टिव वेरिएशंस होती थी, जिसको जो अपने एक्सपीरियंस से समझ में आया वो उस तरीके से उस बिहेवियर को या उस तरीके से माइंड को एक्सप्लेन कर रहा है। बट साइकोलॉजी ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे तो हम रिलाय कर सकते हैं साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई, so I'll just give it a read. Until the end of the 19th century, certain concerns that are now part of contemporary psychology, like what is the nature of the mind or how do humans come to know their motivations and emotions, were the concerns of philosophers. In the later part of the 19th century, क्योंकि 1879 में एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश हो गई थी, तो लेटर इन द 19th century, Wondert and other psychologists adopted an experimental approach to these questions and contemporary psychology emerged. तो आज जो साइकोलॉजी है उसको हम कंटेम्पररी साइकोलॉजी बोलते हैं, जो कि हम दुर्गानंद सिन्हा के फेजेस में भी पढ़ चुके हैं। Despite the emergence of psychology as a science, it greatly draws from philosophy, particularly with respect to methods of knowing and various domains of human nature. तो हम ये नहीं भूल सकते हैं कि हम निकले तो फिलॉसफी से ही हैं, तो आज जितनी भी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं वो बहुत हद तक जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो आज भी हम फिलॉसफी के ही यूज कर रहे हैं, अदर देन द एक्सपेरिमेंटिंग। नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है जिसके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं वो है मेडिसिन। अब तुम मुझे बताओ कि मेडिसिन कैसे हेल्प कर सकता है। बिना पढ़े बताओगे तो ज्यादा अच्छा है, क्रिएटिविटी देखूं मैं। हम्म साइकोलॉजी मेडिसिन में या डॉक्टर्स को किस तरीके से हेल्प कर रहा है? ओ, कौन सी डिजीज से गो थ्रू कर रहा है पेशेंट, तो वो तो डॉक्टर ही बताएगा। ओके, एनीथिंग एल्स? Want to add something, Varsha? ओके, सो बेसिकली जैसे आजकल हॉस्पिटल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि एक साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट तो होगा ही, एक साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट तो होगा ही वहां पर। तो इसलिए जो है एक साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट वहां पर होगा ही, जो कि हॉस्पिटल्स के लिए मैंडेटरी हो चुका है। तो अगर जैसे बहुत बारी होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं वो प्रोलॉन्ग डिजीज से जो है जूझ रहे हैं, तो उसके बाद में आपकी एक मेंटल स्ट्रेंथ पे कहीं ना कहीं अफेक्ट आता है ना। अगर कोई प्रोलॉन्ग क्रॉनिक डिजीज चल रही है, मे बी अगर फैमिली में भी किसी को क्रॉनिक डिजीज चल रही है, तो इट विल हैव अ टोल ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ एवरीबडी इन द फैमिली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस पेशेंट की तो कितनी मेंटल हेल्थ खराब होती होगी। तो वहां पर आजकल जैसे हर सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद में ऐसा मैंडेटरी कर दिया गया है, या फिर मैंडेटरी नहीं बोल सकते हैं, डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं दैट यू टेक अ काउंसलिंग सेशन फ्रॉम द साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट और अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल और अ साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल। तो दिस इज हाउ साइकोलॉजी इज collaborating with medicine and making things better. Okay, so doctors have realized that the maxim healthy body requires a healthy mind is actually true. तो अगर ये चीज अब डॉक्टर्स ने भी मान ली है कि अगर आपका हेल्दी माइंड है तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। मतलब दिस इज आयरॉनिकल, क्योंकि हमारे समाज में आज भी मेंटल हेल्थ को माना ही नहीं जाता है। मेंटल हेल्थ के बारे में आज भी अगर बातें होती हैं, किसी को साइकियाट्रिस्ट के पास में जाना है या साइकोलॉजिस्ट के पास में जाना है, तो विस्परिंग शुरू हो जाती है पूरी की पूरी फैमिली के अंदर। सो दिस इज आयरॉनिकल
कि माइंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और उसी को हम ऐसे मानते हैं कि इट इज नॉट इवन द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, कि उसके डॉक्टर के पास जाना ही क्यों है। फीवर हो गया तो डॉक्टर के पास में जाना बहुत आसान है, कैंसर हो गया डॉक्टर के पास जाना बहुत आसान है, लेकिन अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज हो जाए तो आज भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में लोग डरते हैं। हाउ मच स्टिग्मा इज अटैच टू दिस। सो बट दिस इज अ फैक्ट कि अगर आपका माइंड हेल्दी है तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी, क्योंकि माइंड इज एवरीथिंग, दैट माइंड इज कंट्रोलिंग ऑल द फंक्शंस। ठीक है, ये अभी आगे हम ह्यूमन डेवलपमेंट में भी पढ़ेंगे कि जो माइंड है वही सबसे तेजी से डेवलप कर रहा होता है जब हम खुद डेवलप कर रहे होते हैं। जब बच्चा वूम में भी होता है तब भी सबसे तेजी से जो है वो माइंड ही डेवलप करता है। सो दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट माइंड इज। A large number of hospitals now employ psychologists. The role of psychologists is preventing people from engaging in health hazardous behaviors and in adhering to the prescribed doctor's regimen are some of the important areas where the two disciplines have come together. तो प्रिवेंशन में भी बहुत हेल्प करता है कि हम अब जैसे आगे चल के तुम ये चीज साइकोलॉजी में खुद ही पढ़ोगे कि कैसे हमारे मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स जो है दैट फाइनली लीड्स टू अ पर्टिकुलर डिजीज। ये तुम आगे धीरे धीरे पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान में जरूर रखना, क्योंकि इट हैज अ कनेक्शन, तभी कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे। So, while treating patients suffering from cancer, AIDS, and the physically challenged, or handling patients in the intensive care unit and patients during post-operative care, doctors have also felt the need for psychological counseling. A successful doctor looks at the psychological as well as physical well-being of the patients. तो आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ फिजिकल वेलबींग इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल वेलबींग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। अब तुम मुझे बताओ कि कैसे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, सॉरी कैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। सोचो सोचो सोचो। अच्छा, इकोनॉमिक्स किसी का सब्जेक्ट ही नहीं है। ओके, पॉलिटिकल साइंस है सब्जेक्ट, तुम में से किसी का तो होगा। तो अभी तक कुछ तो पढ़ी होगी पॉल साइंस, तुम्हारा भी पॉल साइंस सब्जेक्ट है। हाउ डू यू थिंक इट इज रिलेटेड टू साइकोलॉजी, या हाउ साइकोलॉजी कैन हेल्प? हम्म हम्म नहीं, ओके। सो अगर हम देखें तो जो इकोनॉमिक्स है, ये मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि इकोनॉमिक्स में हम कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, या फिर आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हो, ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर हमें पता है कि अच्छा, अगर आज जितने भी गुड्स तुम्हारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लो, बीच में बहुत ज्यादा पहले आती थी नॉर्मल वाली ब्रेड जो कि व्हाइट कलर की होती थी, जो आई डोंट नो इफ यू एवर हैड इट, बट हमारे टाइम पे एक व्हाइट कलर की ब्रेड आती थी। ठीक है, हम वही खाते थे, तब तक उतनी अवेयरनेस नहीं आई थी कि ओ ये मैदे से बनी होती है। ठीक है, अब धीरे धीरे अवेयरनेस आनी शुरू हुई सोशल मीडिया पे कि नहीं भाई, ये चीज तो मैदे से बनती है, अब मैदा क्या है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब कर रहा है। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, अब इंडिया के लोग तो भाई उनको तो तिगड़म लड़ाने हैं सिर्फ, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने उस ब्रेड को ब्राउन बना दिया, जो कि एक्चुअली वो कलर से कर रहे हैं या किसी और तरीके से कर रहे हैं, और उसके ऊपर लिख दिया होल व्हीट एंड इट्स अ ब्राउन ब्रेड, इट इज मच हेल्दियर देन द व्हाइट ब्रेड। है दोनों में ही मैदा, लेकिन कंज्यूमर को क्या बोला जा रहा है कि इसके अंदर तो होल व्हीट है, तो ये ब्राउन ब्रेड है। ठीक है, लोगों को क्या लग रहा है कि वो हेल्दी है। तो ये क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर को समझने वाली बात है ना, कि एकदम से वेव आई, लोगों के अंदर आ गया अवेयरनेस कि भाई मैदा नहीं खाना है बट होल व्हीट वाली खानी है,
और उस हिसाब से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मैनिपुलेट कर दिया। एग्जैक्टली बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने क्या किया है? राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, राम मंदिर के बेसिस पे वो इलेक्शन जीत रहे हैं यूपी में। और जो यूपी से जीत गया, इतनी तो पॉल साइंस आई थिंक तुम सबने पढ़ी होगी कि जो यूपी से जीत गया, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, जो यूपी से जीत गया वो पूरे उसमें जीत ही जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले अटैक ही राम मंदिर पे किया। उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट करना शुरू किया कि हिंदू खतरे में है। इससे पहले तो हिंदू खतरे में नहीं था। तो हाउ बीजेपी इज वर्किंग, या फिर चलो अगर हम ये नैरेटिव भी छोड़े, जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया उन्होंने कवर किया, सोशल मीडिया पे जितनी भी चीजें हैं, या फिर तुम मीडिया चैनल्स उठाकर देखो, वहां पर सिर्फ मोदी की वाह वाह दिखाते हैं। वहां पे मोदी की क्रिटिसिज्म कभी नहीं दिखाते, देश में क्या चल रहा है नहीं दिखा रहे हैं वो, क्योंकि मीडिया इज द मेन थिंग जहां से आप किसी का भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो उन्होंने पूरा का पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया। सर्वेस कंडक्ट हुए होंगे जिससे लोगों को पता चला। राघव चड्ढा ने पीछे बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए, तो वो सर्वेस कर रहा था जिससे उसको पता चला आम आदमी ये मुद्दे क्या है, वही वो पार्लियामेंट में बोल रहा था, और इसी तरीके से उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दिस इज हाउ पॉल साइंस में साइकोलॉजी रिलेटेड है, क्योंकि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी है। सोशियोलॉजी में ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो आपके मेन टॉपिक्स है, जैसे डिस्क्रिमिनेशन या प्रेजुडिस, आज अगर आप देखो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रेजुडिस बना दिया गया है टुवर्ड्स हिंदू, ओ सॉरी टुवर्ड्स मुस्लिम। सारे मुस्लिम खराब हैं, ये दिमाग में आपके बिठा दिया गया है। क्योंकि ये मैंने अपने अंदर तक नोटिस कर लिया था कि कहीं पे भी मुझे मुस्लिम की तरह कोई ड्रेसअप हुआ हुआ दिखता है, इवन आई हैव दैट लिटिल फियर कमिंग इन माई माइंड कि ओके फ्लाइट में कुछ हो तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये नैरेटिव कैसे क्रिएट किया गया ना, ये प्रेजुडिस हमें कैसे बनाया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कैसे आ रहा है, ये सारी चीजें सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं, और ये सारी चीजें हमें साइकोलॉजी ही समझाता है। ठीक है, सो आई जस्ट गिव इट अ रीड। As sister social science disciplines, these three have drawn considerably from psychology and have enriched it as well. Psychology has contributed a great deal to the study of micro-level economics behavior, particularly in understanding consumer behavior, savings behavior, and in decision making. American economists have used data on consumer sentiments to predict economic growth. Three scholars who have worked on such problems have received the Nobel Prize in Economics, namely H. Simon, D. Kahneman, and T. Schelling. Like economics, political science too draws considerably from psychology, particularly in understanding issues related to exercise of power and authority, nature of political conflicts and their resolutions, and voting behavior. Sociology and psychology come together to explain and understand the behavior of individuals within different socio-cultural contexts. Issues related to socialization, group, and collective behavior and intergroup conflicts gain from both these disciplines. ठीक है, कोई भी चीज जो ना समझ में आई हो, कोई भी टर्म जो ना समझ में आई हो, तुम मुझे सुन रहे थे तो तुम्हें कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो डिसिप्लिन है वो है कंप्यूटर साइंस। अब कंप्यूटर साइंस का तो तुम जवाब दे पाओगे यार। हम्म एग्जैक्टली 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 बहुत हद तक वो हमारी साइकोलॉजी या फिर चीजें समझ रहा है एआई। ठीक है, दैट इज व्हाट इज देयर इन कंप्यूटर साइंस। एंड ऑलरेडी हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ चुके हैं कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, कि हमारे माइंड को जो है कंप्यूटर से कंपेयर किया गया है। तो उसी चीज में अब ऑब्वियसली और हम देख भी रहे हैं कि बहुत सिमिलैरिटीज हैं भी कंप्यूटर और माइंड के बीच में। तो दैट इज हाउ दैट इज हेल्पिंग द कंप्यूटर साइंस फील्ड एज वेल, और द कंप्यूटर साइंस इज हेल्पिंग द माइंड. From the very beginning, the effort of computer science has been in mimicking the human mind. One can see it in terms of how a computer is structured, its memory organized, sequential, and simultaneous read parallel processing of information. Computer scientists and engineers are seeking to make computers not only more and more intelligent, but also machines which can sense and feel.
Developments in both these disciplines have brought about significant advancement in the field of cognitive sciences. ठीक है. नेक्स्ट है लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी. नाउ टेल मी हाउ. समझ गई. विटनेस बॉक्स. यस. जब भी एक लॉयर या फिर कोई रिसर्च वगैरह करके कर रहा है तो उसके क्वेश्चन से उसके माइंड में जो चल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो अंडरस्टैंड कि वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो उसका एक्शन में डिटेक्ट किया है. तो इसका याद है जो भी उसने डिटेक्ट किया. ओके, मेक सेंस. ठीक है. क्रिमिनोलॉजी या लॉ के बारे में अगर तुम कुछ ऐड करना चाहो कोई और. How law and psychology is connected. Crime, कि क्राइम कैसे हुआ, क्या हुआ होगा, पीछे पर्पस क्या होगा, ये सारी चीजें. ओके, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करना है. तो लॉ में अगर मैं बताऊं तो यस कुछ हद तक तुम ठीक हो, बट यूजुअली लॉ में अब जैसे अगर क्रिमिनल जस्टिस देखिए किसी ने. अच्छा, ओके. जैसे कभी भी तुम सीरीज में देखो या फिर किसी मूवी में देखो, जैसे बहुत हद तक ना ऐसे होता है कि जैसे क्रिमिनल जस्टिस में ये चीज थी कि पंकज त्रिपाठी वॉज द मेन लॉयर जो कि वो बचा रहा होता है मेन बंदे को. ठीक है. तो उसमें वो उसको बोलता है, एक्चुअली जो लड़का होता है वो बेकसूर ही होता है, बस वो फंस जाता है किसी वजह से. तो बचाना तो है उसको. तो पंकज त्रिपाठी क्या करता है, उसको बोलता है कि आप इस कलर के कपड़े पहनो. जब आप इस कलर के कपड़े पहनते हो तो आप कहीं ना कहीं जज की सिंपथी गेन कर लेते हो. जज को ऐसा लगता है कि नहीं, यू आर नॉट द क्रिमिनल. अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क करना, ये भी लॉ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है. इसके अलावा आपको किस हद तक, जो तुमने बोला कि आपने जो भी वारदात विटनेस करी वो आपको किस हद तक याद है, आपको कितना याद है कितना याद नहीं है, वो भी हमें समझ में आ जाता है. सो बेसिकली लॉ में हम यही सब चीजें देखते हैं. और क्रिमिनोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अगर किसी का मर्डर हुआ है और उसको 10-15 बार स्टैब किया गया है नाइफ से, तो कहीं ना कहीं हमें पर्पस समझ में आ रहा है ना कि अग्रेशन बहुत ज्यादा होगा. वरना 3-4 बार स्टैब करने से भी बंदा अधमरा तो हो ही जाएगा कि वो दोबारा उठ नहीं पाएगा. ठीक है. तो तुम्हें अगर बदला लेना है, तुम्हें अगर चोरी करनी है, ठीक है, कि तुम चोरी के पर्पज से आए, तो अधमरा तो आप कर ही दोगे ना, बंदा नहीं उठ पाएगा. बट अगर 10-15 बार स्टैब हो रहा है, दैट मीन्स दिस रेज वॉज वेरी रियल. ठीक है. सो ये चीजें हम क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं. So, a skilled lawyer and a criminologist requires knowledge of psychology in answering such questions as how well a witness remembers an accident, a street fight, or a murder. How well can he or she report such facts when taking the witness stand in the court? What factors influence the decision which is taken by the jury? What are the dependable signs of guilt and falsehood? What factors are held important in holding a culprit responsible for his or her action? What degree of punishment is considered just for a criminal act? Psychologists seek to answer these questions. Currently, a number of psychologists are involved in research on such issues, the answers to which would help the legal system of the country in the future. अब जैसे कि किसी भी क्रिमिनल को मौत की सजा देनी है या नहीं देनी है, ये भी उस क्राइम के लेवल पर डिपेंड करता है. तो ये भी हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से ही समझते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज अगेन मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन का कहीं ना कहीं जो मैंने एग्जाम्पल था जब मैं वो पॉलिटिक्स की बात कर रही थी, तो मैंने वहीं पे समझा दिया कि सोशल मीडिया का या आपकी जो नॉर्मल न्यूज मीडिया है उसका कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है आपके एटीट्यूड पर या फिर आपके एटीट्यूड चेंज पर. तो हम कभी भी आपका एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास कम्युनिकेशन. तो यस, जो मास कम्युनिकेशन है हमें बहुत रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमें नॉलेज देता है. बट देन अगेन वहां पर कोई भी देयर इज नो एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन.
हमें पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा या मास कम्युनिकेशन के प्लेटफॉर्म्स पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट लिमिटेशन है मास कम्युनिकेशन का। एंड ये भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है कि आप क्या सुनना पसंद करते हो, तो जर्नलिस्ट भी वही कवर करते हैं। ठीक है। So the print and electronic media have entered in our lives in a very big way. They have a major influence on our thinking, attitudes, and our emotions. If they have brought us closer together, they have also reduced cultural diversity. The impact of media on the formation of attitudes of children and their behavior is a domain where both these disciplines come together. Psychology also helps in developing strategies for better and effective communication. A journalist in reporting news must know the reader's interest in the story. Since most stories deal with human events, knowledge of their motives and emotions is very important. A story will have more impact if it is based on a background of psychological knowledge and insight. Next is music and fine arts. अब म्यूजिक और फाइन आर्ट्स कैसे, अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे एंजाइटी के लोगों को या जो लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं उनको बोलते हैं मंडाला आर्ट करो। इफ यू हैव एवर हर्ड अबाउट मंडाला आर्ट, तो हम उनको ये सब बोलते हैं ताकि कहीं ना कहीं हाँ फोकस रहता है और आप ग्राउंडेड रहते हो। क्योंकि एंजाइटी में क्या है कि आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा चले गए हो, ओवर थिंकिंग में क्या है कि आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा चले गए हो कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो एक ओवर थिंकिंग का पहाड़ खड़ा कर देते हो आप अपनी एंजाइटी के बेसिस पर। मंडाला आर्ट आपको क्या करेगा, आपको आउटलाइनिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, सो दैट इज हेल्पिंग यू ग्राउंडिंग योरसेल्फ। सो दिस इज हाउ the fine arts have helped us, या साइकोलॉजी हैज फाइन आर्ट हैज हेल्प्ड द साइकोलॉजी, ये सारी चीजों में। इसके अलावा अगर हम म्यूजिक की बात करें, जैसे एक पर्टिकुलर राग होता है कल्चरल इंडियन, एग्जैक्टली वो कुछ पर्टिकुलर हर्ड्स का होता है, अगर आप वो सुनने लग जाओ तो आपका माइंड बहुत काम हो जाता है। जैसे दिस माय थेरेपिस्ट हैज आल्सो सजेस्टेड मी कि जब मतलब व्हेन आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, मैं भी बहुत ज्यादा जब एंशियस फील करती हूँ या बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करती हूँ, तो माय थेरेपिस्ट आस्क मी कि तुम्हारी जो हैप्पी वो है, तुम्हें कौन सी साउंड हैप्पी लगती है, तो मुझे लहरों की आवाज बहुत सूदिंग लगती है, तो मैं वो सुनती हूँ, आई जस्ट ग्राउंड माई सेल्फ विद दैट। इसके अलावा इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर में हमारे एक राग होता है, वो पर्टिकुलर राग एक म्यूजिक में भी है, तो वो अगर आप सुन लो तो उससे भी आपका माइंड बहुत जल्दी वो हो जाता है, काम डाउन हो जाता है। तो दिस इज हाउ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट हैव हेल्प साइकोलॉजी, या फिर साइकोलॉजी ने इसकी हेल्प लेके लोगों की हेल्प करी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। अब आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, तो जैसे आज आपके जितने भी, अब जैसे छोटे छोटे घरों में भी हम कितना कुछ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स, क्योंकि वो उसी छोटे से घर में बहुत कुछ कर देते हैं हमारे लिए। ठीक है। तो ये क्या है, ये आर्किटेक्चर कर रहा है। साइकोलॉजी ने आर्किटेक्ट्स को नीड समझाई ह्यूमंस की कि भाई अब हमारे पास में बड़ी स्पेसेस नहीं है, अब हमारे पास में छोटी स्पेसेस हैं, लेकिन फैसिलिटीज सारी चाहिए, तो फिर हम क्या करें। तो इसलिए आर्किटेक्ट क्या करते हैं, इस तरीके से चीजें बनाते हैं कि छोटी जगह में भी सारी चीजें फिट हो जाए। तो ये अगेन साइकोलॉजी का कोलैबोरेशन हो गया। उसके बाद में है इंजीनियरिंग। अब जैसे तुमने अगर देखा हो, जो डिवाइडर्स होते हैं हमारे, उस पे एक रेड कलर की लाइट जो है वो ब्लिंक करती रहती है। वो किस लिए है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, कुछ अब लाइट नहीं हो सकती तो डिवाइडर दिखा नहीं, चलो हेडलाइट्स भी खराब है कार की तो डिवाइडर दिखा नहीं, और डिवाइडर से टकरा के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इससे बढ़िया वो लाइट्स लगा दो, जिससे क्या है, लोगों की जान बच जाएगी। इंजीनियरिंग में जो हम ब्रिजेस बना रहे हैं आज लोगों की हेल्प करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी को ही हमने समझा है कि लोगों को जगहों पर जाना, बहुत जल्दी पहुंचना है, तो उसके लिए हमें ब्रिजेस बनाने पड़ेंगे, हमें फ्लाईओवर्स बनाने पड़ेंगे, हमें हाईवेज बनाने पड़ेंगे। तो दैट इज हाउ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग are together working with psychology. Last is psychology in everyday life.
ओके, सो जो साइकोलॉजी है वो आपकी सिर्फ क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है, बट आपको आपकी पर्सनल, सोशल और ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन भी देता है, जैसे प्रॉब्लम्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सोशल जस्टिस एंड इंटरग्रुप रिलेशंस। तो आप अगर साइकोलॉजी को समझ गए तो आप रियल लाइफ में भी साइकोलॉजी को अप्लाई करके वेरियस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि अनहेल्दी थिंकिंग से निकलते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड से निकलते हैं, अनडिजायरेबल बिहेवियर से निकलते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन को और ज्यादा जरूरी बना देते हैं। यानी कि अगर आप हर चीज के बारे में नेगेटिव नेगेटिव ही सोच रहे हो, इससे पहले मेरी क्लास में आने से पहले कभी भी तुमने इस बारे में नहीं सोचा होगा कि जो इंसान हमेशा नेगेटिव सोचता है उसकी लाइफ में नेगेटिव ही क्यों होता है। ये चीज मैंने क्लास में कवर करवाई, तब तुमने थोड़ा सा सोचा, तुम्हें न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में पता चला, तो तुमने थोड़ा और सोचा कि हाउ यू कैन ट्रेन योर माइंड। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द साइकोलॉजिकल नॉलेज इनटू योर डेली लाइफ। तो आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को, नेगेटिव एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट इज, जो साइकोलॉजिस्ट है वो बहुत सारी फील्ड्स के साथ काम करते हैं, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज, प्रिजन्स, बिजनेसेस एंड मिलिट्री, ताकि हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सके हर जगह पे। ठीक है, क्योंकि जहां जहां लोग इन्वॉल्व हैं वहां वहां साइकोलॉजी तो लगेगी। नेक्स्ट इज, जो सेल्फ अवेयरनेस है, जो कि आपको साइकोलॉजी पढ़कर ही आता है, वो कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस्ड सेल्फ परसेप्शन देता है। आप डिफेंसिव बिहेवियर्स को अवॉइड करते हो और सेल्फ डिप्रिसिएशन बिहेवियर्स को भी अवॉइड करते हो। ठीक है, डिफेंसेस के बारे में हम 12th में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है साइकोलॉजी का, उसमें आती है गुड स्टडी हैबिट्स, मैनेजिंग स्ट्रेस, इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग, एनहांसिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे करके हम सारे के सारे चैप्टर्स में कवर करेंगे। ठीक है, ओवरऑल अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो चाहे पर्सनल ग्रोथ हो या सोशल वेलबींग हो, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं चैप्टर के एंड में सच में तुम लोगों को बोलूंगी, मुझे नहीं पता किसको साइकोलॉजी आगे परस्यू करनी है और किसको नहीं करनी है, बट अगर तुमने ये 2 साल भी साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ ली ना, तुम्हारी लाइफ बहुत हद तक बेटर हो जाएगी। एटलीस्ट तुम आगे इसके बारे में पढ़ सकते हो, तो विच कैन मेक योर लाइफ बेटर। ठीक है, परस्यू करना ना करना वो तुम्हारा डिसीजन है, आई कैन नॉट इन्फ्लुएंस दैट, बट इस बात की गारंटी दे रही हूँ, अगर 2 साल समझ ली ना साइकोलॉजी रट्टा मारने के अलावा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम समझो, तो तुम्हारी लाइफ कुछ हद तक बेटर हो जाएगी। ठीक है।